अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम ये भी सीखेंगे कि ऑपरेटर्स की अकसाम कौन कौन सी होती हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं। अजीज तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और उनको हम अपने सी लैंग्वेज जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमने ये सीखा था कि अगर हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखें और फिर दोबारा एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखें और हम ये चाहते हैं कि हमारे दोनों प्रिंट एफ के फंक्शन के जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन पे आए, तो हमने बैकस्लैश n हमने एक एस्केप सीक्वेंस यूज किया था। इसी तरह से हमने बैकस्लैश t जब एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया था। इसी तरह और एस्केप सीक्वेंस थे वो भी हमने इस्तेमाल किए थे और हमने सीखा था कि एस्केप सीक्वेंस को सी प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज हम जो मौजू पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज की क्लास में वो है ऑपरेटर्स, और ये बहुत ही अहम मौजू है ऑपरेटर्स। हम जब सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम हदायत देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या करता है, उन हदायत को देखते हुए हमें एक नतीजा देता है। हमने अपनी एक क्लास में पढ़ा था कि हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें उसकी आउटपुट दे देता है। और यहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे कंप्यूटर हमारी उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। अब वो जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो जो काम होता है वो किन चीज़ों की बुनियाद पे होता है, वो हमारे ऑपरेटर्स की बुनियाद पे होता है कि हमारे ऑपरेटर्स हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और फिर हमारे पास है मंतकी ऑपरेटर्स। आज की इस क्लास में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को तफसील के साथ पढ़ेंगे और बाकी जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और हमारे पास मंतकी ऑपरेटर्स हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर और मंतकी ऑपरेटर, इनके लिए हमारी अलहदा से भी क्लास होगी जिसमें हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और मंतकी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर और उर्दू में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को कीमत तफवीज करने के लिए या एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है तफवीज। तफवीज उर्दू का लफ्ज़ है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं असाइन। असाइन करना यानी कि दे देना, बता देना कि ये कीमत आपकी है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एज। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसमें हमने बता दिया कि हमारे वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है और हमारे वेरिएबल का जो नेम है वो क्या है, एज। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इस वेरिएबल में कोई कीमत महफूज करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज और इसमें हमने महफूज कर दिया 17। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक अलामत का इस्तेमाल किया है। वो अलामत ये है आपके पास, और इस अलामत को, जिसको हम बराबर का साइन भी कहते हैं, इस अलामत को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि हमारे ये जो हमारा वेरिएबल है इसमें इस कीमत को क्या करता है, महफूज कर देता है। आपको याद होगा कि हमने एक क्लास के अंदर बड़ी तफसील में ये पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनमें हम अपनी कीमत को किस तरीके से महफूज करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं ये नाम होते हैं, किसका,
मेमोरी लोकेशंस का। हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई चीज़ महफूज करते हैं, कोई डाटा महफूज करते हैं, तो वो किसी ना किसी जगह पर जाके महफूज होता है। तो हम मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि एक डाटा हमारा ये 17 यहाँ पे महफूज हो गया, एक डाटा 18 यहाँ पे महफूज हो गया, एक डाटा ए यहाँ पे महफूज हो गया, बी यहाँ पे महफूज हो गया, एक डाटा 7.1 यानी कि 7.1 यहाँ पे महफूज हो गया, और एक डाटा ये यहाँ पे महफूज हो गया। अब ये एक डाटा इस जगह पे, एक इस जगह पे, इस तरीके से डाटा जो है, ये मुख्तलिफ डाटा जो है वो महफूज हो गए हैं। अब ये जिस जगह पे महफूज हुए हैं ना, उस जगह का कोई नाम होता है। उस नाम को हम क्या कहते हैं? उस नाम को हम एज यानी कि वेरिएबल कहते हैं। अब इसको भी हम कोई नाम दे सकते हैं। इसको नाम देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का, इसको नाम दे देते हैं डी का, इसको नाम दे देते हैं एक्स का, और इसको नाम दे देते हैं जी का। कोई भी नाम आप रख सकते हैं। और आपको याद होगा हमने अपनी एक क्लास में ये भी पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसके असूल क्या होते हैं। तो उन असूलों को भी हमने मद्देनजर रखना है वेरिएबल का नाम रखते हुए। मिसाल के तौर पे हम किसी वेरिएबल का नाम 2a नहीं रख सकते। हमारे किसी वेरिएबल का नाम किसी अदद से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, या मुख्तस किए गए अल्फाज हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर, उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम किसी वेरिएबल का नाम फ्लोट नहीं रख सकते। फ्लोट तो एक डाटा टाइप है। हम किसी वेरिएबल का नाम जो है वो CHAR नहीं रख सकते। ये तो एक डाटा टाइप है। इसी तरह और भी हमने एक पूरा टेबल पढ़ा था। हमने उसमें सीखा था कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये कहाँ पर पड़े होते हैं। तो हम उन नामों को इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम रखते वक्त। तो ये हमारे पास लोकेशंस है, मेमोरी लोकेशंस है जिनमें डाटा महफूज है, और ये वेरिएबल्स के नाम है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक और हम बनाते हैं मेमोरी लोकेशन, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? इस मेमोरी लोकेशन का नाम है BB। अब हमने क्या किया? अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, उसका नाम है BB। इसको हमने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। अभी सिर्फ डिक्लेरेशन की है, इनिशियलाइजेशन नहीं की। इसमें हमने कोई कीमत महफूज नहीं की। लेकिन जब हम इसमें कीमत महफूज करेंगे तो क्या होगा? अब ये डाटा टाइप हमारी फ्लोट है, और आपको पता है कि जब फ्लोट डाटा टाइप का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो हमारी कीमत महफूज होती है वो अशारिया के अंदर होती है। अब इसमें हमने एक कीमत महफूज कर दी 7.2। जैसे ही हम अब अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम चलाएंगे, सी लैंग्वेज का जब प्रोग्राम हम चलाएंगे, और वो प्रोग्राम हमारा जब इस लाइन के ऊपर आएगा और ये लाइन हमारी जब चलेगी, तो ये लाइन चलते साथ ही क्या होगा कि हमारी इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमारी ये वाली वैल्यू जो है 7.2 ये महफूज हो जाएगी। और महफूज किस तरह होगी? ये वाला जो हमने ये अलामत इस्तेमाल किया असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर महफूज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को कीमत तफवीज़ करने यानी कि असाइन करने, उसमें महफूज करने के लिए, या एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल में रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास दो वेरिएबल हों। एक वेरिएबल आपके पास इंट m है, उसमें एक कीमत महफूज है 2, और एक वेरिएबल आपके पास इंट x है, उसमें कीमत महफूज है 22। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम लिखें कि m की वैल्यू जो है वो x में आ जाए और x की वैल्यू जो है वो m में चली जाए। हम अपनी एक क्लास के अंदर ये भी सीखेंगे कि हम वेरिएबल की जो कीमतें हैं उनको आपस में तब्दील किस तरीके से करते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है उसको हम एक नज़र फिर दोहरा लेते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं हमारे वो क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को कीमत तफवीज़ यानी कि असाइन करने या एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। आसान अल्फाज में इसको
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسائنمنٹ آپریٹر کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ویریبل میں کوئی قیمت میں تفویض کرنے کے لیے یا اس کو اسائن کرنے کے لیے یا اس میں محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ یہ بنا کے سیکھ بھی لیا کہ کس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ ہے اسائنمنٹ آپریٹر۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم ریلیشنل آپریٹر میں۔ اسائنمنٹ آپریٹر میں تو ہمارے پاس صرف ایک سمبل تھا، یعنی کہ ایک علامت تھی۔ ریلیشنل آپریٹر میں ہمارے پاس دو قیمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک قیمت ہے 5 اور دوسری قیمت ہے 9۔ اب ہم نے ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے نا وہ ہم نے بتانا ہوتا ہے ریلیشنل آپریٹر میں، یعنی کہ اردو کا لفظ ہے تعلق اور انگلش کا لفظ ہے ریلیشن۔ جو ریلیشنل آپریٹر ہے یہ ریلیشن سے ہی نکلا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اب ان کا تعلق کیا ہو سکتا ہے آپس میں؟ یا تو جو 5 ہے یہ 9 سے چھوٹا ہو سکتا ہے، یا 9 5 سے بڑا ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی دو قیمتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ آپس میں برابر ہو سکتی ہیں، یا وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، یا وہ بڑی اور برابر ہو سکتی ہیں، یا وہ چھوٹی اور برابر ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے تعلق ہیں جو بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دو ہمارے پاس قیمتیں ہیں، یا ایک قیمت دوسری قیمت سے بڑی ہو سکتی ہے، یا ایک قیمت دوسری قیمت سے چھوٹی ہو سکتی ہے، یا ایک قیمت دوسری قیمت کے برابر ہو سکتی ہے، یا ایک قیمت دوسری قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی، یا پھر اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک قیمت دوسری قیمت سے بڑی ہے لیکن اس سے برابر بھی ہے، یا پھر ایک قیمت دوسری قیمت سے چھوٹی ہے اور اس کے برابر بھی ہے۔ یہ ان کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس چیز پر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا، ان کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اپنے ایک لیکچر میں۔ یہ ہمارے ریلیشنل آپریٹر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ارتھمیٹک آپریٹرز بھی ہیں۔ ارتھمیٹک آپریٹرز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی ہمارے پاس دو قیمتیں ہوتی ہیں، ہم دو قیمتوں کو آپس میں جمع کرتے ہیں، آپس میں ہم ان کو منفی کرتے ہیں یعنی کہ مائنس کرتے ہیں، ہم آپس میں ان کو ضرب بھی دیتے ہیں یعنی کہ ملٹیپلائی کرتے ہیں، اور ہم ان کو آپس میں تقسیم بھی کرتے ہیں یعنی کہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آخر میں ہمارے پاس ارتھمیٹک آپریٹر میں ایک اور آپریٹر ہوتا ہے جس کو ہم ماڈولس آپریٹر کہتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک قیمت کو دوسری قیمت پہ ہم تقسیم کرتے ہیں تو جو باقی ہمارے پاس بچ جاتا ہے جس کو ہم ریمائنڈر کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارا ارتھمیٹک آپریٹر کام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسرا آپریٹر ہے وہ ہے منطقی آپریٹر۔ منطقی آپریٹر کیا ہوتے ہیں؟ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک منطقی آپریٹر کا نام ہے اینڈ اور ایک کا نام ہے اور۔ جو اینڈ ہے اس کا بھی ایک علامت ہے اور جو اور ہے اس کی بھی ایک علامت ہے۔ تو ان کو بھی ہم بڑی ہی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اینڈ آپریٹر کیا ہوتا ہے اور جو اور آپریٹر ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آپریٹرز کیا ہوتے ہیں، آپریٹرز کا کام کیا ہوتا ہے، اور آپریٹرز کی اقسام ہمارے پاس کتنی ہیں: اسائنمنٹ آپریٹر، ریلیشنل آپریٹر، ارتھمیٹک آپریٹر اور منطقی آپریٹر۔ اور اسائنمنٹ آپریٹر کو تو آج ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، دیکھ لیا کہ اسائنمنٹ آپریٹر کیا ہوتے ہیں۔ اسائنمنٹ آپریٹر ویریبل کو قیمت تفویض کرنے یا ایک ویریبل کی قیمت دوسرے ویریبل میں رکھنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو اسائنمنٹ آپریٹر ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے، وہ برابر کا نشان ہوتا ہے اسائنمنٹ آپریٹر، اس کو ہم کہتے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر۔ اور ایک برابر کا نشان، لیکن سی لینگویج کے اندر ہم اس کو برابر کا نشان نہیں کہتے۔ سی لینگویج میں برابر کا نشان یہ ہوتا ہے، اسے ہم برابر کا نشان کہتے ہیں۔ یہ جو برابر کا نشان ہے اس کو ہم اسائنمنٹ آپریٹر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اسائنمنٹ آپریٹر میں اور برابر کے نشان میں، یعنی کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اپنی ایک کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم ایک ویریبل کو ہم نے ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر کرنے کے بعد اس ویریبل کے اندر ہم نے ایک ویلیو محفوظ کی، اور جیسے ہی ہمارے جو آئی ڈی ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، جیسے ہی ہم اپنے کوڈ کو اس کے اوپر چلائیں گے، بلڈ کریں گے، کمپائل کریں گے، تو اس لائن کے اوپر جب ہمارا کوڈ آئے گا تو کیا کرے گا، پہلے ہم نے اپنے ویریبل کو صرف ڈکلیئر کیا، اس میں کوئی قیمت محفوظ نہیں کی۔ تو جیسے ہی اس لائن کے اوپر ہم آئیں گے تو یہ والی جو قیمت ہے یہ محفوظ ہو جائے گی ہمارے اس ویریبل میں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ اسائنمنٹ آپریٹر کا استعمال کیا ہے۔ تو پہلے یہاں پر کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کوڈ اس لائن کے اوپر آیا تو اس لائن پہ آنے کے بعد جب یہ کوڈ چلا تو اس جگہ پہ ہمارے پاس کیا محفوظ ہو گیا، 7.2 یعنی کہ 7.2۔
تو اس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جو میموری لوکیشن ہوتی ہے اس کا نام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ویریبل ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے تھوڑا سا دوبارہ یہ بھی پڑھ لیا کہ جو ویریبل کا نام رکھنے کے اصول ہم نے پڑھے تھے وہ کیا تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔